अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं बेनज़ीर मेहदी। और जैसे जैसे 5 अगस्त का दिन करीब आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर माजी की वही गलती दोहराने जा रही है जो उनसे 26 नवंबर को या कहा जाए कि 9 मई को हुई थी। बानी पीटीआई के जो बयानात आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो उनके एक्स अकाउंट से आ रहे हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल इंतशार की सियासत की जानिब अपनी लीडरशिप को और कारकुनों को बरगलाया जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि सेनेट, कौमी असम्बली, पार्लियामेंट ये सब जाली हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर कौमी असम्बली, सेनेट सब जाली है, तो आप भी उसी कौमी असम्बली और उसी सेनेट और उसी पार्लियामेंट में एक भारी ऑपोजिशन है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं वहां पर? और अगर ये जाली हैं तो फिर आपके तमाम अरकान को वहां से इस्तीफे देकर बाहर आ जाना चाहिए, उस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं रहना चाहिए। आप ऐसे जाली सिस्टम का हिस्सा क्यों हैं? सबसे पहले जो गलती है वो गलती को सुधारा जाता है, वो अपने घर से शुरू किया जाता है। मगर यहाँ पर देखा जाए तो घर में जो है वो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। अभी भी जो है वो पीटीआई की पूरी लीडरशिप इख्तलाफात का शदीद जो है अंदाज में शिकार है। इसके अलावा आज हमने ये देखा कि कराची से हैदराबाद तक एक रैली निकली और उसको सलमान अकरम राजा जो हैं वो लीड कर रहे हैं। और कहा गया है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम की जानिब से कि ये 5 अगस्त के सिलसिले का पहले जो जिसे कहते हैं ना एक झलक दिखाई गई है। यूँ तो इस रैली में अगर देखा जाए तो तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है। और एक बात ये भी देखने वाली है कि सिंध के अंदर पीटीआई की बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेंथ नहीं है। केपीके में हाँ हम ये कह सकते हैं कि जाहिर है वहाँ पे हुकूमत है। इसके अलावा पंजाब जो है, अगर पंजाब की बात कर ली जाए कि पंजाब में अगर इस तरह इसको सूबों के हवाले से अगर तकसीम किया गया, तो अगर पंजाब में देखा जाए तो पंजाब में तो वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहा से ज़्यादा जो है वो वहाँ की क़यादत इख्तलाफात का शिकार है। गुज़श्ता दिनों हमने देखा था कि आलिया हमजा और शेख वकास की एक ऑडियो लीक सामने आई थी, जिसके बाद हमें ये लगा कि इख्तलाफात और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जुनैद अकबर जो है वो इतने ज़्यादा मीडिया पर बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है वो भी हमें टॉक शोज़ में को अवॉइड करती नज़र आ रही है, मीडिया को अवॉइड करती नज़र आ रही है। अलबत्ता अली अमीन गंडापुर अपने रिवायती अंदाज में, उसी दबंग अंदाज में बयानात दे रहे हैं। मगर अब उनके बयानात पे कितनी सच्चाई है और कितना जो है वो सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना एक लोगों को जोश और जज्बा दिलाने के लिए कह रहे हैं। माजी में जो कुछ भी हुआ, जो भी 26 नवंबर को हुआ और उससे पहले जो कुछ भी हुआ, अब उसके बाद अली अमीन की बात में मुझे लगता है कि इतना वज़न नहीं रहा है। और सब कुछ क्या होने जा रहा है, अब बहुत कम वक्त रह गया है 5 अगस्त में। और हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो है 5 अगस्त के एहतजाज को हम इतना सीरियस नहीं ले रहे। हमारे टॉक शोज़ में या टीवी टॉक शोज़ में जो बयानात आ रहे हैं हुकूमत की जानिब से, वो यही कहा जा रहा है कि जैसे माजी में हुआ कि इनसे कुछ नहीं हो सकेगा। अब क्या होगा, कौन क्या करेगा, कौन अपनी कितना मुत्तहिद होकर किसको कितना टफ टाइम देगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक वकील साहब गए फिर ट्रायल। वेलकम बैक। और जैसे कि हमने बात की थी, बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि हम बात करेंगे आज कुछ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की और ख़ास तौर पे पीटीआई की, क्योंकि अब 5 अगस्त में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। मेहमानों से आपका तारुफ कराती चलूँ, हमें पीटीआई से ज्वाइन किया है नईम कुरैशी साहब ने, और पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो सीनियर तज़कियाकार हैं, एनालिस्ट हैं। दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं।
कुरैशी साहब, कुछ पीटीआई की जैसे हम बात कर रहे हैं और आप भी इस चीज़ को देख रहे होंगे कि जो है वो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल नज़र आ रही है। आज एक्स पर जो बानी पीटीआई का बयान आया है वो इंतहाई एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, और इसके अलावा उन्होंने तमाम पार्लियामेंट, अदलिया, किसी को नहीं छोड़ा, सब पे उंगली उठाई है, जो कि उनका एक अंदाज भी है। लेकिन अब फिर क्या मुल्क जो है वो इसी मार धाड़ और इंतशार की सियासत की जानिब बढ़ रहा है? कि इमरान खान साहब की जहाँ तक स्टेटमेंट का ताल्लुक है या ट्वीट्स का ताल्लुक है, तो वो मुस्तकिल इसी अंदाज में आती हैं और जाहिर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो है एक खास राय रखते हैं, जिसका वो गाहे बगाहे इजहार भी करते हैं, और हुकूमत के बारे में भी। लेकिन देखिए, हकीकत ये है कि जब आप ये कहते हैं कि जी क्या इंतशार की सियासत, तो बात यह है कि इंतशार की सियासत तो उस वक्त होगी कि जब आप एक जीती हुई पार्टी को उसका मैंडेट नहीं देंगे, तो उस पार्टी के पास सिवाय एहतजाज के और क्या रास्ता रह जाता है। दूसरी बात है कि आप कहते हैं जी तमाम इदारों पे तनकीद करते हैं, आपके ख्याल में क्या अदलिया पे तनकीद नहीं होनी चाहिए? क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो अदलिया का जो हाल है वो आपके सामने है? जब से 26वीं तरमीम हुई है, कोई एक फैसला जो है वो पीटीआई के हक में नहीं हुआ है आज तक, और जिस अंदाज में 9 मई के केसेस का फैसला हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो क्या अदलिया पे तनकीद नहीं की जानी चाहिए? क्या अदलिया का ये काम है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे फैसले करे? आप देख लीजिए कि जिस तरह महारंग बलोच ने भी जज साहब के सामने कहा कि आप तो लिखा हुआ जजमेंट सुना देंगे, हमें मालूम है। तो जहां ये सूरत हाल हो इंसानी हुकूक की कि खुद लोग कह रहे हो कि हमें पता है कि क्या जजमेंट आने वाला है, जहां आप 9 मई के केसेस की तफसील तो देखें, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ रहा है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई चीज आ रही है, उसकी आप तफसील तो सुने कि किन बुनियादों पर सजाएं दी जा रही हैं, कैसे कैसे गवाह जो है गवाही देने से भाग रहे हैं। और इस तरह के गवाह के साथ मैं मेज के नीचे छुप के मैंने सुना, और वो भी एक पुलिस का कांस्टेबल जिसे आप कहते हैं, एक पुलिस वाला जो है वो ये कहता है कि मैंने ये सुना, और उसके स्टेटमेंट के ऊपर आप 10-10 साल के लोगों को सजाएं दे रहे हैं। तो अदलिया की आजादी बरकरार कहाँ है? पार्लियामेंट का जो किरदार है वो कहाँ है? अदलिया का किरदार कहाँ है? आप देख लें, वजीर आजम की मुलाकात जो है वो ताजिरों से नहीं होती, उसमें ना वजीर खजाना होता है, ना वजीर तिजारत होता है, कोई भी नहीं होता। और फील्ड मार्शल साहब के साथ उन्होंने मीटिंग की, जिन्होंने उनके मसाइल सुने। लेकिन आप ये देखें कि वजीर आजम इस मुल्क में जीरो है, इस मुल्क में गुजरा जीरो है। तो इस किस्म की सिचुएशन में अगर इदारों पे तनकीद न की जाए तो मीर साहब, अभी जैसे नईम कुरैशी साहब कह रहे थे कि पीटीआई बहुत मुश्किल हालात में है, उनके ऊपर बहुत कड़ा वक्त है, तो क्या आप नहीं समझते कि पीटीआई ऐसे मुश्किल हालात की इतना जो वो हॉट वाटर में चली गई है, इसकी जिम्मेदार खुद है, और अभी भी इतने सख्त बयानात दिए जा रहे हैं बानी पीटीआई की जानिब से? एक तो ये जो बयानात हैं वो तो ये दे नहीं रहे, किसी से दिलवा रहे हैं या कोई दे रहा है। मुझे तो लगता है कि ये पीटीआई के जो चेयरमैन है, इनको गिराने की पूरी कोशिश ये खुद ही कर रहे हैं आपस में। अगर ये जो हैंडल कर रहा है ये जो इनका ट्विटर है, ये जो दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वेश्चन इज कि एक बयान आता है कि बानी कहते हैं कि उन्होंने और क्या हो सकता है? मीर साहब को अपनी बात कंप्लीट, नईम कुरैशी साहब आपसे भी मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, लेकिन जरा मीर साहब को अपनी बात कंप्लीट कर लेनी थी। जी मीर साहब, आप जो बानी कहते हैं कि मैंने बात करनी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मैं करना चाहता हूं, और साथ फिर ये एक दूसरी ट्विटर आती है, तो मुझे तो इसके अंदर कोई कंस्पिरेसी लगती है या कुछ कोई ये बानी को गिराने वाली कुछ चीज लगती है। अगर एक इंसान कह रहा है कि मैंने बात करनी है, तो फिर उसके बाद एक कॉन्ट्रडिक्टरी एक स्टेटमेंट आएगी, तो मुझे बताएं उसमें क्या कॉमन सेंस बनती है? उसमें तो जो बानी है वो तनकीद का निशाना बनेंगे कि भाई एक बात ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं, फिर आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये है। तो ये जो चीजें हैं मैं समझता हूँ ये आगे नहीं लेके जाएंगी। और जब हम बात करते हैं इस जमात की, कोई भी जमात, याद रखना मेरे अल्फाजा, कोई भी जमात
जिसका मैंडेट आप लेके चले जाएंगे वो यही करेगा या यही करेगी वो जमात जो आज हो रहा है। याद रखना कि अगर आप आज कर रहे हैं तो कल, वो कहते हैं ना, कहावत है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो क्या हमने अपनी सियासत इसी तरीके पर रखनी है? अल्लाह सबको लंबी जिंदगी दे। क्या हमारे ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, क्या ये ताहयात रहेंगे, सारी उम्र जिंदा रहेंगे? और भाई कुछ तो लेगेसी छोड़ के जाओ पाकिस्तान के लिए। तुम क्या रहे हो? क्या मैं ही हूं पाकिस्तान चलाने के लिए? हमने मिलकर पाकिस्तान को चलाना है। हमने एक दूसरे को साइड पे करके पाकिस्तान नहीं चलाना। और अगर चलाना है तो फिर इसको डेमोक्रेसी का आप नाम ना दें, आप इसको फिर डेमोक्रेसी करें। तो हम डेमोक्रेसी के रास्ते को छोड़ दें, डेमोक्रेसी पे जाएं, थोड़ी सी कंसिडरेशन दिखाएं, थोड़ा सा सब्र दिखाएं, तहम्मुल दिखाएं, एक दूसरे का एहतराम करें, अवाम का एहतराम करें, अवाम के मैंडेट का एहतराम करें, फिर आप आगे जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये डेली की कहानी यही होगी। हम इसी चीज पे अड़े रहेंगे और ना हम अवाम की बात करेंगे। और क्या होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ शोशा छोड़ती रहेगी। अच्छा, तो मैं समझता हूँ जी मीर साहब, आप ये बात बहुत अच्छी आप बात करें, और मुझे मेरे जहन में वो अचानक से वो बिलावल भुट्टो जरदारी की बात याद आ रही है कि बड़ा मज़ा आ रहा है आज आपको हमें गालियां देने में, हम पे तनकीद करने में, और कल आपकी बारी होगी, और ये आज मैं चोर कल तू चोर वाली सियासत चलती रहेगी। आज मेरी बारी कल आपकी बारी, ये सियासत इसी तरह चलती रहेगी। हमें इस निज़ाम को बेहतर करना है। मुझे बड़ी अच्छी लगी थी उनकी ये बात। बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने, बड़ी अच्छी बात की है। देखो अब सब्र कर लो। देखो सबसे फायदा या आप कह लो एडवांटेज जो उठाया है इन पॉलिटिकल पार्टीज ने, किसका उठाया है? मीडिया का। जब मीडिया आ गया है, अब आपका एक आदमी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है या कोई बात कर रहा है तो 10 गर्दनें उसके पीछे लगी हुई हैं। हर बंदा अपने आप को दिखाने की कोशिश में है कि भाई मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूं। भाई मीडिया का आप रोल मीडिया पे रहने दो और मीडिया को खराब मत करो। आप क्या कर रहे हो कि आपने मीडिया को भी खराब कर दिया। सबने, ये एक ने नहीं, सबने खराब किया है और अपने अपने मकासद के लिए आप इसको आगे लेके जाते हो। आप मीडिया को इस्तेमाल करो कि जिसमें मीडिया आपकी बेहतरी लेके आए, मीडिया आपको एजुकेट करे, अवाम को एजुकेट करे, और साथ साथ हम देखें एज ए नेशन हम ग्रो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह नहीं हो रहा है। और ये जो जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, मैं समझता हूं जो बिलावल ने अच्छी बात की है, अगर तो ये हम अडॉप्ट कर लें तो याद रखो कि हम आगे भी चल सकेंगे। नहीं होगा तो वरना आपको याद है कि एक लीडर जब उसने फाइनल अपनी स्पीच की थी, फिर उसने कहा था फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। तो अल्लाह ना करे इस तरह हाफिज है, अल्लाह सबका हाफिज है। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने जो है ना, अपने हमारे जो रुख है उसको दुरुस्त करें। वो कैसे करेंगे? एक दूसरे से जब तक हम बैठ के बात नहीं करेंगे, और ये जो एक दूसरे पे हम ये जुल्म करते हैं ना, हर एक पे हमने किया है। हमने नवाज शरीफ पे किया है, जरदारी पे किया है, बेनजीर पे किया है, आज इमरान पे हो रहा है। तो अगर हम इसी तरह करते रहेंगे तो आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, पहले सिकंदर मिर्जा से आप ले लो कि उसके बाद क्या हुआ, फिर चुंदरीगढ़ ले लो, मोहम्मद अली खान ले लो, बोगरा ले लो, हर एक को ले लो। मुझे बता दो हमने किया क्या अपने लीडरशिप के साथ? वो हाईकमांड बनाया अपार्ट फ्रॉम कायदे आज़म? हमने हर एक को गंदा किया, जलील किया है ऊपर अपना प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बना के। तो खुदा के लिए कहीं तो यार ठहर जाओ, कुछ तो अपनी हिस्ट्री को दुरुस्त कर लो। क्या पावर आपके पास रही है किसी के पास? जो मानते रहे सब आके आज 6 फुट कब्रों के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप भी वहीं जाएंगे। तो क्या आपने सबक नहीं सीखा अभी तक? क्या यही करते रहेंगे आप? तो ये समझने वाली चीज है ये। बिल्कुल। कुरैशी साहब, क्या वाकई में वक्त आ गया है कि पीटीआई को सब्र कर लेना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और ये जो एक उनका वे ऑफ पॉलिटिक्स है उससे थोड़ा हट के अब समझदारी, मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि अब बड़ी चोट लग चुकी है पीटीआई को? देखिए, मुज़ाकरात एक ऐसी चीज है जो किसी वक्त भी हो सकते हैं और होने चाहिए, इससे इनकार नहीं है। लेकिन जैसे पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि भाई हम सबको मिलकर ये करना चाहिए, तो सवाल ये पैदा होता है कि किसे करना चाहिए। एक शख्स तो जेल में बैठा हुआ है, हुकूमत वक्त क्या कर रही है? हुकूमत ने किस वक्त मुज़ाकरात में संजीदगी दिखाई और किस वक्त मुज़ाकरात हुए हैं? आप बताइए कि पीटीआई के लोगों को जिस बेभाव तरीके से
जो सजाएं दी गई हैं ऐसे लोगों को जो मौके वारदात पे मौजूद नहीं थे, जिनके खिलाफ कोई गवाह नहीं था, उनको 10-10 साल की सजाएं आप सुना रहे हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। मगर कुरैशी साहब, को मैं यहाँ पे सजाएं आपको दी थोड़ा सा रोकूंगी। फरदुल्लाह बाबर साहब इस बात के, उन्होंने खुद ये बात बताई है हमें कि सबसे पहले खान साहब को आसिफ अली जरदारी ने, और वो उस वक्त सदर नहीं थे, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो कहा था कि आए हमसे बात करें, अगर आप कहते हैं तो हम आपके लिए तमाम सियासी जमातों से बात करते हैं, उन्हें टेबल पर बिठाते हैं। मगर फिर वहाँ से जवाब मिला कि नहीं, जो है मैं इन चोरों के साथ बात नहीं करूँगा। उसके बाद जब मुज़ाकरात हुए, हमने देखा दिसंबर और जनवरी में जो मुज़ाकरात हुए तो दोनों तरफ से बयानबाजी की गई और फिर एकदम मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया गया। तो अपने मुतालबात से थोड़ा, मैं वो कह रही हूँ ना, ये वाली मार धाड़ की सियासत से थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, अब बहुत वक्त गुजर गया है। देखिए बात यह है कि हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी के चाहे बिलावल साहब हो या जरदारी साहब हो, जिन्होंने भी इमरान साहब को ऑफर की, वो इस पोजीशन में थे ही नहीं। इमरान साहब की पार्टी को आने देना ही नहीं था, उन्हें इख्तिदार में शरीक करना ही नहीं था। ये सिर्फ एक सियासी स्टेट, मैं समझता हूँ बड़ी ईमानदारी से कि इसकी एक सियासी बयान से ज्यादा कतई कोई अहमियत नहीं है, और किसी तरह भी पीटीआई को पावर का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता था। ये पीपल्स पार्टी एक सियासी बयानबाजी करती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जो जराइम हैं, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, जो आइन के खिलाफ है, जो अदलिया के खिलाफ है, जो जमहूरी हकूक के खिलाफ है, उसमें पीपल्स पार्टी हर मामले में उनके साथ पूरी तरह शरीक है। मैं बार बार इस पे इसरार करता हूं कि देखिए, पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। जब आप उसे दीवार से लगा देंगे, जब आप उसे एक छोटा सा जलसा पूरे मुल्क में करने नहीं देंगे, आप उनकी बहनों को उनसे मुलाकात नहीं करने देंगे, आप यास्मीन राशिद को 10 साल की सजा सुना देंगे, हजारों कारकुनों को जेलों में बंद रखेंगे, आप यकीन मानिए गैर इंसानी सलूक होता है उनके साथ। उसके बाद बार बार मैं हैरान होता हूं कि वो कौन से मुबस्सिर हैं जो ये कहते हैं कि हमें बैठना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। तो हुकूमत ने कौन सा ऐसा काम किया है कि कहीं बैठ के बात की हो और कहा हो कि आइए हम आपको कोई रिलीफ देते हैं, हम आपकी शिकायत दूर करते हैं। आप देख लीजिए, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं उनमें एक फैसला, एक जजमेंट नहीं आ सकी जिसमें यह कहा गया हो कि हाँ जी धांधली हुई है और कोई शख्स गलत जिता दिया गया है। कहाँ पे इंसाफ है, कहाँ कुछ हो रहा है? मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि हुकूमत ने किया क्या है जिस बुनियाद पे आप पीटीआई को कहते हैं कि ये पीटीआई जो है वो इस किस्म की सियासत कर रही है, इंतशारी सियासत। मुल्क में कौन सा ऐसा अमन सुकून है, मुल्क में कौन सी सियासी इस्तेहकाम है, मुल्क में कौन सा मुआशी इस्तेहकाम है? ये मुल्क चल कहाँ रहा है? आप मुझे बताएं, इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में? आज आप बताएं इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल है? आज आप देख लें लोगों के साथ क्या सलूक हो रहा है। आप देख लें शुगर की एक्सपोर्ट, फिर उसकी इंपोर्ट, रोजाना एक। मगर कुरैशी साहब, अभी मीर साहब से भी मैं इस बात पर, आप अभी की बात नहीं करें, 2014 की तरफ आ जाएं। उस वक्त हमने देखा था कि वो किस तरह धरना हुआ और फिर वो एक तवील तर धरना हुआ, फिर क्या खुर्शीद शाह को जो कुछ कहा गया, मौलाना फजल रहमान को कहा गया, उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को जो कहा गया, पार्लियामेंट के अंदर चले गए, पीटीवी की बिल्डिंग के अंदर चले गए। तो पॉलिटिक्स का तो उनका यही तरीका है ना। देखिए, किसी के साथ कभी तो बैठकर बात करनी पड़ेगी ना। हम आ गए और हम छा गए की सियासत तो नहीं, इस तरह तो नहीं होता ना। बात करने में तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि हुकूमत ने किस सतह पे बातचीत शुरू की है, कहाँ संजीदगी दिखाई है। बदनीयती बड़ी वाज़ह है। मैं कहना आपसे यही चाहता हूँ कि एक शख्स तो जेल में बैठा हुआ है, उसे आप कोई रूम देंगे, उसे कोई जगह देंगे, उसे कोई रिलीफ देने का माहौल बनाएंगे, उनकी मुलाकातों पे पाबंदियां खत्म करेंगे, आप उन्हें कुछ माहौल तो दें, तभी तो बातचीत होगी। सबसे पहले बातचीत के लिए एक माहौल बनाया जाता है हुकूमत की जानिब से। सारे कवानीन आपने किस किस्म के बनाए, अदलिया में क्या तब्दीलियां आपने कर दी है, अदलिया जो है किस तरह बनाई जा रही है, जजिस को किस तरह लाया जा रहा है, 15 नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। फिर आप कहते हैं कि जी आइए बैठिए बातचीत कीजिए। कहां से आप बात करेंगे? आप बताएं, पार्लियामान को क्या इख्तियार हासिल है? आज कुछ भी ऐसा नहीं है।
आज वज़ीर आज़म को कितना इख्तियार है ये आपको अच्छी तरह पता है। हम बार बार इसरार करते रहे, हम बार बार कहते रहे कि जी पीटीआई को ये करना चाहिए। सवाल ये है कि मौजूदा हुकूमत चाहती है कि पीटीआई को कोई रूम दे। उनका तो सर्वाइवल इसी बात में कि पीटीआई को जो है वो रूम न दिया जाए, वरना तो मज़ाकरात हो सकते हैं। आप किसी के साथ रीजनेबल ऑफर करेंगे तो वो कबूल करेगा, लेकिन सवाल ये है कि आपके वुज़रा क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते। असल चीज ये है, ये तो देखें इमरान साहब की मकबूलियत बरकरार है, आज तक लोग उनके साथ हैं, और जब तक नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को या ज़रा जब तक मकबूलियत हासिल नहीं होगी उस वक्त तक तो बानी पीटीआई मौजूद रहेंगे। बिल्कुल मीर साहब, जैसे अभी कुरैशी साहब कह रहे थे कि मकबूलियत बरकरार है, हमें पीटीआई की सियासत से, उनकी वे ऑफ पॉलिटिक्स से जितना भी इख्तिलाफ हो, लेकिन ये बात मानने वाली है कि जो है वो जो स्ट्रीट पावर पीटीआई के पास है वो किसी सियासी जमात के पास नहीं है। मगर क्या अब जैसे माहौल बनाने की बात हो रही है, तो क्या इस तरह के स्टेटमेंट जो आ रहे हैं, आप भी यकीनन देख रहे होंगे, जिस तरह की बातें की जा रही हैं उसके साथ माहौल बन सकता है। दूसरी बात कि पीटीआई की तो अपनी लीडरशिप खुद खान साहब के साथ माजरत के साथ नजर नहीं आ रही है। देखिए, आप इसको गेज करें, आप इमरान को छोड़ दें, इमरान की जगह ABCD कोई नाम लगा दें। ये जो पीटीआई की जो पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं कि जी बड़ी पॉपुलर है, ये है वो है, और जो बातें कर रही है, ये अवाम की आवाज है, ये अवाम की फ्रस्ट्रेशन है। पीटीआई को हिंदुस्तान की पार्टी नहीं है, पाकिस्तान की पार्टी है, और पाकिस्तान की जो इस पार्टी को सपोर्ट कर रही है उनकी फ्रस्ट्रेशन की आवाज है जो आगे निकल रही है। आप इस चीज को देखो, अब ये ना ब्लेम ना करो पीटीआई हो या नून हो या काफ हो या ये पीपुल्स पार्टी कोई भी हो। आप देखो कि एक फ्रस्ट्रेशन की आवाज कहां से निकल रही है, ये क्यों निकल रही है। हुक्मरान कोई और है, और जो पार्टी है जिसके एहतजाज पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाता है या हो रहा है, तो ये मुझे बताएं इसकी वजह क्या है। ये एक आपका एक पॉलिटिकल फेलियर है, और पॉलिटिकल फेलियर की वजह से आम आदमी जिसको रोटी नहीं मिल रही है उसके कई और मसाइल हैं। ये नहीं कि इस पीटीआई की गवर्नमेंट, ये हर गवर्नमेंट में ये रहे, और ये बबल अब बन रहा है, और मुझे डर है कि ये बबल फट ना जाए। मुझे तो पाकिस्तान की फिक्र है, मुझे इन पार्टियों की कोई फिक्र नहीं है। मुझे ये पार्टीज आएंगी, बनेंगी, टूटेंगी, फिर बन जाएंगी, फिर इधर चले जाएंगे, लोटा इधर आएगा, लोटा उधर जाएगा, कोई ढोई आएगी, ये नहीं। मुझे पाकिस्तान की फिक्र है, क्या हमने अपने पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इसी तरीके से आगे लेके चलना है। मैं तो ये कहता हूं, क्या हमने अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इतना वीक कर देना है कि सिर्फ मेरे लिए हो लेकिन किसी और के लिए ना हो। अब देखो, यही चीज आज जिसको हम कहते हैं सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया, आज देख लो बिहार के अंदर क्या हो रहा है, आज देख लो वहां यही गंद हो गया। ये जो पाकिस्तान में गंद डाला है इस इलेक्शन कमिश्नर ने, अल्लाह इसको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। जितना गंद इस आदमी ने डाला है पाकिस्तान की सियासत के अंदर और पाकिस्तान की सियासी पार्टीज के अंदर, ये कोई नहीं इसको माफ करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इतनी बेईमानी इस इंसान ने की है, हर एक के साथ की है। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का हाल इसने क्या छोड़ दिया। यू थिंक इसको कोई फॉरगिव करेगा? कोई नहीं फॉरगिव करेगा। नहीं, कुरैशी साहब बात कर रहे हैं जस्टिस सिस्टम की। जिस जज ने गलत फैसले किए हैं और कर रहे हैं, याद रखो उसके बच्चे भी लोग माफ नहीं करेंगे। आज मैं कहीं भी जाता हूं, जस्टिस नसीम हसन शाह जिन्होंने एक बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन दिया था भुट्टो साहब के ऊपर, मैंने उनके 2 इंटरव्यूज किए। वहीं वो बेचारे अब कहते रहे कि क्या करते हैं हम, हमने अपनी जानें भी बचानी है, सो ऑन फोर्थ। द क्वेश्चन इज, मेरे भाई, आज तो आप चले गए ना, लेगेसी क्या छोड़ के गए? ये मौलवी मुश्ताक को ले लो, दूसरों को ले लो, लेगेसी क्या छोड़ के गए हैं? आप लेगेसी वो छोड़ के जाएं, जस्टिस कियानी की तरह, जस्टिस सरदार इकबाल की तरह, जस्टिस कॉर्नेलियस की जगह, और ऐसे जजेस हमारे गए हैं कि आप यू लुक बैक ऑन देम और शाइन करते हो कि हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना तगड़ा। आज अगर आप किसी के कहने पे फैसले करेंगे, आप जज नहीं है, आप एक समझ हैं टू बी ऑन अ जज। कोई भी हो, हमें इंसाफ चाहिए, और हम इज्जत करते हैं जजेस की, हमें करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको फैसले ऐसे मिलेंगे तो मुझे बताओ, एक आम आदमी और आपका फौरन, ये जो हम जिसकी बात करते हैं इवेंचुअली
FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जिनकी होती है, तो मुझे बताएं वो पाकिस्तान में आएगा? सोच लो, आएगा? कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा मीर तो ये साहब, जो चीजें हैं, बिल्कुल आपने भुट्टो से, आपने हिस्ट्री से आपने सारे रेफरेंस दे के बताए कि क्या होता रहा है, किस तरह के फैसले आते रहे हैं जो कि सियासी इंतकाम जो है वो की इबरत नज़र बने हुए नज़र आए हैं। लेकिन अब ये सुधार कहाँ से शुरू होगा? अब कहाँ से जो है वो सही सिमत का तयन किया जाएगा? अगर इसी तरह लड़ाई आज मेरी बारी कल तेरी बारी धाड़ होती रहेगी तो एक ही आदमी है पाकिस्तान में, एक ही आदमी, कोई माने या ना माने, एक ही आदमी है। और मेरी हमेशा हर शो में भी रिक्वेस्ट है उनसे कि खुदा के लिए आप ही आके इसको ठीक कर सकते हैं, आप सबको बिठा सकते हैं, और आपकी जगह कोई भी और हो, मैं उसको भी यही कहता कि आप ही कर सकते हैं, और वो है हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। यही एक इंसान है जो पाकिस्तान में हर मसले का, मैं समझता हूँ, निचोड़ निकाल सकते हैं और कर सकते हैं। देखो, जिसके यहाँ है माइट इज राइट, और whether we like it or we don't like it, that is the way it is। मैं समझता हूँ जनरल आसिफ को चाहिए कि यार आप भी माफ करें, आप भी आगे चलें, इनको बोलो यार खुदा के लिए मैंने भी 3-4 साल रहना है, मैं भी चला जाऊंगा, तुम क्या कर रहे हो पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल सिस्टम के साथ? तो अल्लाह करे यहां से कोई ना कोई इनिशिएटिव हो। वो कुरैशी साहब सही बात कर रहे हैं, वो भाई बात कैसे करनी है आपने? पावर तो कहीं और है। एट द एंड ऑफ द डे अगर मैंने झूठ बोलना है, आपके साथ मुनाफिकत करनी है, तो आप सुन लें। द क्वेश्चन इज कि जनरल साहब को चाहिए कि आ जाएं, इनको बिठाएं, आप अपना काम करें जो आप कर रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन आप इनको बिठाएं, इनको किसी रास्ते पे लेके आए कि पाकिस्तान को आगे देखो यार, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हो रहा है। और जब पाकिस्तान की मैं बात करता हूं, एक गरीब आदमी का नुकसान हो रहा है। आज मुझे बता दो, किसी टेलीविजन शो के ऊपर हम अवाम की गहरे नजरिए से बात करते हैं? हम करते हैं? बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी है मीर साहब आपने, और मेरे पास अल्फाज नहीं है, बड़ा आपने एक सीधी सी लाइन बता दी है। मगर आप DGISPR कई बार उनसे जब हम सवाल करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो यही कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान का सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो बिल्कुल बड़ी क्लियर लाइन है। वो अच्छी बात करते हैं, ये उनको करनी है और करनी पड़ेगी और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन याद रखें, हकीकत और हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। जो आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लो, 47 से लेकर आज देख लो आप, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल अयूब खान टिल टुडे, आप देख लो। बात ये है कि हमने हर चीज को ओवरराइड करना है। फौज पाकिस्तान की है, कोई बाहर की फौज नहीं है। अगर वो एक यूनिफाइड फोर्स है, वो बिल्कुल एक जबरदस्त किस्म की यूनिफाइड फोर्स है, लेकिन हम कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम उधर ही जाते हैं। कहाँ जाते हैं? फौज की तरफ। तो मैं समझता हूँ जो DGISPR की स्टेटमेंट है बड़ी क्रेडिबल है, अच्छी है, लेकिन इस स्टेटमेंट को ऐड करके थ्रू ऑन अ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस फौज को चाहिए कि भाई हमने तो कर लिया, अब तुम तो बैठो ना, क्योंकि ये किसी के सुनते तो है नहीं है। और तो जब तक ये एक ही आदमी के सुनेंगे और नहीं किसी के सुनेंगे, याद रखना किसी की सुनेंगे। नवाज शरीफ ने 5 चीफ्स लगाए थे, तो सोचा था कि वो मेरे लिए काम करेंगे। चीफ्स किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, याद रखना। वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और हमेशा पाकिस्तान के लिए ही काम करते रहेंगे। तो ये किसी का गलतफहमी है। बिल्कुल। कुरैशी साहब, अब थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और अब ये 5 अगस्त का जो हमने देखा कि जैसे आज एक रैली निकाली गई है सलमान अकरम राजा की सरबराही में, आपको लगता है कि 5 अगस्त का जो एहतजाज है वो अभी इस बिखरी हुई क़यादत में की सरबराही में कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकेगा? कोई जो चाहते हैं खान साहब वो हो सकेगा? देखिए, सियासी तहरीकों को, अगर हम पाकिस्तान की सियासी तहरीकों को देखें तो मैं ये समझता हूँ कि बज़ाहिर ऑप्टिक्स ये है कि जी इस वक्त PTI जो है वो तंजीमी तौर पे कमजोर हो गई है, या उनमें आपस में इख्तलाफात भी है, लेकिन ये भी अपनी जगह हकीकत है कि पार्टी में जो है वो इमरान साहब की अपनी एक पोजीशन है। आप पता है कि हर आदमी उनकी क़यादत पे मुत्तफिक है, उसमें इख्तलाफ नहीं है। आपस के इख्तलाफात तो लोगों के हो सकते हैं,
दूसरी बात है कि सियासी तहरीक में यकीनी तौर पे 5 अगस्त को कोई एक वो जो माओ ज़ेतुंग ने कहा था ना कि एक चिंगारी पूरे गिलस्तान को आग लगा सकती है, बिल्कुल। तो कोई एक वाकया जो है वो तहरीक के बड़े होने का सबब बन सकता है। किसी लम्हे भी तहरीक शुरू हो सकती है, कोई एक वाकया भी चीजों को आगे ले जा सकता है। तो पीटीआई के लोग यही समझते हैं कि अगर वो ये छोटी छोटी रैलियों के जरिए एक माहौल बनाते हैं तो एक वक्त आएगा कि उनकी तहरीक जो है वो जोर पकड़ सकती है और पाकिस्तान में हमेशा ऐसा होता रहा है, ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी। क्योंकि इमरान साहब की बहरहाल एक आपको पता है कि स्टैंडिंग तो है पाकिस्तानी मुआशरे में, और हकीकत ये है कि इलेक्शन भी वही जीते हैं जो मौजूदा हुकूमत के बहुत हामी रहे। वो खुद भी ये बात मानते हैं, सारे लोग मानते हैं कि वोट तो उनको पड़ा है, वोट तो वो जीते हैं। तो इस बुनियाद पे जो है उनकी मकबूलियत बरकरार है और दूसरे लोगों को अवाम में मकबूलियत हासिल नहीं है। उसकी वजह मईशत भी है और सियासत में इन्होंने जो कुछ भी किया है, जिस तरह इन्होंने सरेंडर किया है अपने इख्तियारात से, जिस तरह इन्होंने अदलिया को सरेंडर करवाया है, जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंट को सरेंडर करवाया है, उससे लोगों के दिलों में जो है वो इनके खिलाफ एक नफरत भरी हुई है। आज भी आप बाहर निकल के देखें, आप खुद देखें कि जिस तरह के ये मुकदमात में सजाएं हो रही है, लोग हंसते हैं। इन्होंने अदलिया का मजाक बनाए हुए हैं। आप देखें कि अदलिया में जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनमें 90% लोग हमें क्या बताते हैं कि कैसी कैसी मुज़क्का खेज सिचुएशन अदालतों में पैदा हो रही है। इन बुनियादों पर लोगों के अंदर एक नफरत पैदा हो रही है, लोगों में एक बेबसी है। लेकिन जब वक्त आएगा तो ये लोग किसी वक्त भी बाहर निकल के आ जाएंगे। और दूसरा फैक्टर जो मैं बार बार ये कहता हूँ, दूसरा फैक्टर लोग जो है महंगाई से बहुत परेशान हैं। आप लाख कहते रहे लेकिन आप देख लें कि जिस तरह की सूरत हाल है, अवाम मुतमईन नहीं है इस हुकूमत से, इनको अवाम में मकबूलियत हासिल नहीं है। और मज़ाकरात के लिए हुकूमत को खुद करना चाहिए। पीजे मीर साहब ने बहुत अच्छी बात की है, बहुत ही हकीकत पसंदाना गुफ्तगू की है उन्होंने, जो हकायक है वही पेश किया और यही हकायक है कि लोगों को मालूम है कि ये इलेक्शन कैसा हुआ है। इसमें अदलिया की जो बदनीयती है, जो जजेस कर रहे हैं उस पे लोग देख रहे हैं, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके खिलाफ जो लोगों के जज्बात है। इन हालात में मैं समझता हूं कि अगर 5 अगस्त को कोई बहुत बड़ी तहरीक नहीं भी चलती तो भी इस हुकूमत के जो कदम है वो जम नहीं पाएंगे। इनसे मुल्क चल नहीं रहा, ये जबरदस्ती चला रहे हैं। मीर साहब, बिल्कुल जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि वो नईम कुरैशी साहब भी बात कर रहे थे कि वोट डले बहुत हैं, मगर वो एक जुमला है ना कि पाकिस्तान में ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि वोट डाल कौन रहा है, इम्पोर्टेंट ये होता है कि वोट गिन कौन रहा है। तो हर दफ़ा ये होता है, हर दफ़ा ये होता है कि आज मेरी बारी तो कल किसी और की बारी। लेकिन आपको नहीं लगता कि खान साहब ने बहुत सारी चीज़ों को मिस कैलकुलेट कर लिया था और अभी भी यही है? मतलब 2 साल अगर वो जेल में रहे हैं तो उन्होंने चीज़ों को मैच्योरिटी की तरफ वो लेके नहीं जा रहे हैं। कैसी मैच्योरिटी आप मुझे बता दें, किस किस्म की मैच्योरिटी? द क्वेश्चन इज कि पावर जिसके हाथ में है वो हाथ एक्सटेंड करता है कि आओ बैठ के बात करो। अगर नहीं है तो फिर इस गवर्नमेंट को तकलीफ क्या है मुझे बता दें। ये क्यों घबराए हुए हैं? आपने राजा परवेज अख्तर की पार्लियामेंट में तकरीर नहीं सुनी कि एक आदमी ने पूरे मुल्क को हिला के रखा हुआ है, वो संभाला नहीं जाता है। तो नेचुरली जब इस तरह की कुछ स्टेटमेंट आती है तो नेचुरली उनको सबको पता है कि पॉपुलर जमात कौन सी है या पॉपुलर लीडरशिप कौन सी है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आप किसी को सप्रेस कर रहे हैं तो सप्रेस कब तक करेंगे आप? मुझे बता दें। आपके पास 2 अल्टरनेटिव, या गोलियां मार दें, गोलियां मारेंगे कब तक मारेंगे? फिर आपके हालात क्या कहां जाएंगे? फिर इसको क्या रोकने वाला कौन होगा? तो बहुत से एलिमेंट्स वैसे पाकिस्तान में फिर रहे हैं, इंसर्जेंसी वैसे ही है। तो क्या हम पाकिस्तान को उस सिमत के अंदर धकेल देंगे? नहीं। आज भी मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। चले जाए शहबाज शरीफ, देखो शहबाज मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, मैं आज भी उनको कहूंगा यार खुदा के लिए गो एंड मीट हिम, गो टू द जेल। वो ईगो नीचे नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर अगर जेल में चला जाता है, जेल में तो उसने वैसे ही जाना होता है, तो अब वैसे चला जाए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर तो चला जाए। हाँ। तो क्या फर्क पड़ेगा? चला जाओ तो जाके यार बात कर लो, ठीक है ना? तो क्वेश्चन इज कि इंस्टेड के कल इमरान आए और आप जेल में जाएं, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। मैंने इमरान से यही कहना है यार
चल तेरे साथ ज्यादतियां हो गई हैं, हो गया जो हो गया, चल तू भी माफ कर, ये भी माफ करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मीर साहब, मुझे बिल्कुल मुझे ये कहना पड़ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नईम कुरैशी साहब ने बड़ी हकीकत पसंदाना बातें की और ख़ास तौर पे आपने कि अगर आपको आज इस मसले में बिठा दिया जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि अगले एक हफ्ते में जो है ना ये अपोजिशन और हुकूमत और पीटीआई के दरमियान में मामला जो हैं वो तय पा जाएंगे। इतनी आपने टू द पॉइंट बातें की हैं। नईम कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया, पीजे मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और में जाने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।